हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th की जो यूपी बोर्ड की एग्जाम होने वाली, जो परीक्षा होने वाली है, उसकी डेट क्लियर हो गई है, यानी उसकी डेट शीट आ चुकी है। और आपका एग्जाम बेटा जो चालू होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, वो 15 फरवरी से शुरू होगा। और आप लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ, अगर गिन के देखें 36 डेज आपके पास बचे हुए हैं। आपको 36 डेज में काफी हार्ड वर्क करना है। तो इसी के सिलसिले में साइंस स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आया है क्लास 10th के साइंस के कंप्लीट फिजिक्स के 25 क्वेश्चन की सीरीज। ये बेटा ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, और एक साल नहीं, लगातार कई साल, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे प्रश्न हैं जो 4 से 5 साल लगातार पूछे गए हैं। तो बेटा हम शुरू करने वाले हैं ये 25 क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उससे पहले प्रश्न को पहले देखने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इस ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए। आइए देखते हैं बेटा हम अपने लघु त्रिक प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों को। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। 2011, 12, 16 लगातार 3 साल बेटा पूछा गया है। 2011, 12, 16 तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आई होप कि फिजिक्स आप बेहतर करके आएंगे। चलिए देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उससे आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर है आप रफ कॉपी लेके बैठिएगा और इसके आंसर को नोट करिए। इसका जो आंसर है बेटा, यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। यानी जो पास की विजन है वो क्लियर रहेगी और दूर की जो विजन होगी वो क्या, अनक्लियर रहेगी। यानी कहने का मतलब, यदि नेत्र यानी आंख पास की रखी वस्तुओं को क्लियर देख पा रहा है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है, तो आंख में कौन सी बीमारी होगी, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के आंसर को नोट कर सकते हैं। आइए बेटा, हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूर दृष्टि दोष से क्या होता है, यानी दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए कितने साल बेटा पूछा गया, 2012, 13, 15, 16 और 17, काफी सालों में ये पूछे गए प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िए, इसको नोट करिए और इसको याद करिए। देखिए इसका जो आंसर है, यानी दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका जो बेटा आंसर होगा, वो जो आंसर होगा दूर दृष्टि दोष का, देखिए सिंपल सा आंसर है, यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट आप कितने 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक की दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो नेत्र में दूर दृष्टि होता है। यदि नेत्र को लिखा हुआ है, यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी पास की वस्तु क्लियर नहीं है, तो आंख में बेटा कौन सी बीमारी हो जाएगी, दूर दृष्टि दोष होती है। आप निकट दृष्टि दोष को याद करिए, चाहे दूर दृष्टि दोष को याद करिए, और उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो आपको देखिए एक को याद करिए, दूसरा उसका उल्टा करिए, दोनों आपको याद हो जाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बेटा दोनों को अच्छे से आप तैयार करिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, समझिए मेरी बात, प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्या है। प्रश्न नंबर जो बेटा 3 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु से क्या तात्पर्य है, यानी स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। यानी मनुष्य के आंख के लिए निकट बिंदु से आपका क्या तात्पर्य है, स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। 2015 और 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी 2015 और 2017 में जब यह पूछा गया तो लगभग 2 सालों में इसने आपके पेपर बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बेहतर पढ़िएगा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा जो आंसर है बेटा, ठीक है, तीसरा जो देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है। आंख से निकटतम दूरी पर स्थित, यानी आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी आप अपनी आंखों के पास एकदम पास लेके जाएंगे तो आपको जो वर्ड्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, यानी जो आपका विजन होगा आपका वो क्लियर नहीं होगा। एक फिक्स डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्लियर विजन होता है, तो उसी के बारे में यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला बेटा, इसको जरूर आप तैयार करिएगा। आंख से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है,
कामा आंख का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी को अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को बेटा जरूर तैयार करिए। वीडियो को पॉज करके आप आंसर नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा हम चौथे अपने प्रश्न यानी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है बेटा, वो जो चौथा प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2015 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। यानी मनुष्य की आंख के लिए, क्वेश्चन भी नोट करिए और आंसर भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। मनुष्य की आंख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? यानी मनुष्य की आंख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। यानी मनुष्य की आंख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है और स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। 2015, 2017, 2015 सीबीएसई बोर्ड में ये पूछे गए प्रश्न बेटा हैं। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है बेटा वो बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। इस प्रश्नों को आप नोट करिए और आंसर को नोट करिए। जो हमारा चौथा प्रश्न है उसका आंसर देखिए बेटा, वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु आंख को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है आंख का दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत माना जाता है। यानी जो आप देखिए कोई चीज अगर आप सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं तो आप काफी दूर तक देख सकते हैं। यानी वह बिंदु जिस पर वह स्थित वस्तु आंख को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती आंख का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है बेटा? अनंत होता है। आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कितने इंपॉर्टेंट आंसर भी हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को प्रेस करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफी बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। 2011, 13, 15, 16, 19 लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि आंख नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। आंख नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? 2011, 2013, 2015, 2016 और 19 ये लगातार 1, 2, 3, 4, 5 साल लगातार पूछे गए। तो बेटा हो सकता है 2023 के भी बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आ जाएं। तो इसका आंसर जो हम देखेंगे, इसका जो हमारे पास आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। उस आंसर को देखिए और नोट करिए। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है उसका आंसर है, आंख की जो पश्चमाभिमुखी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकतानुसार इस प्रकार समंजित हो जाती है कि वस्तु आंख से चाहे दूर या पास उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनाता है। आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं लगातार ये प्रश्न पूछे गए बेटा। तो आंख के पश्चमाभिमुखी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकतानुसार इस प्रकार समंजित हो जाती है कि वस्तु आंख से चाहे दूर या पास हो उसका प्रतिबिंब सदैव कहां बनेगा? रेटिना पर ही बनता है। आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को। किसको देखेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो सामने है कि जरा दूरदृष्टिता क्या है, संक्षेप में बताइए। यानी जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, ये कौन सी बीमारी होती है, आंख की कौन सी डिफेक्ट के कारण होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 2015, 2017 यानी लगातार बैक टू बैक ये 2 साल प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस वीडियो को देखना ना भूले और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। आइए देखते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है वो बेटा है छठा आंसर, जो छठे क्वेश्चन का आंसर है वो है, देखिए आप ध्यान समझिएगा, जो छठा हमारा प्रश्न है उसका आंसर है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मनुष्य की नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे ह्यूमन की यानी मनुष्य की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्य के नेत्र की सामंजन क्षमता कम होती है। यानी जो आंख को आगे पीछे करके एडजस्ट, जैसे कैमरा नहीं होता, कैमरे को जूम करके आप आगे पीछे करते हैं, वैसे हमारी आंख का सिस्टम होता है। मनुष्य की जो आंख है काफी पावरफुल कैमरा है वो, ठीक है। इसके जैसा कोई कैमरा ना बना है ना बन पाएगा। आइए, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल कैमरा है, ठीक है। आपके डीएसएलआर से भी काफी बेहतर कैमरा है। आइए, अधिकांश मनुष्यों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। आज संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें अस्पष्ट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, यहां पे नहीं दिखाई देती होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उन्हें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यानी उसको हम ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 7 है हमारा, आइए उसको हम देखते हैं। सॉरी बच्चों, हमारा 7वां प्रश्न अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा स्टॉप है। पहले हम छठे प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, यानी क्लियर नहीं दिखाई देती, यह दोष जरा दृष्टिता कहलाती है। यानी यही दोष क्या होगी, जरा दृष्टिता कहलाता है। यह पश्चिमाभी पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, यानी निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्राय वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी, यानी ऐसे लेंस जो द्विफोकसी हो, जिनमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस अथवा सर्जरी द्वारा भी दृष्टि दोषों को ठीक किया जा सकता है। यानी जैसे जैसे आप एज बढ़ेगी, आपके घरों में जो लोग बुजुर्ग हैं उनकी आंखों में दिक्कत आती है, तो ये बीमारी जो होती है आमतौर पर बुजुर्ग लोगों में होती है, यानी बूढ़े लोगों में होती है। इसके लिए क्या है, इसका निवारण क्या है कि उनको अगर दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, उसके हिसाब से उनको लेंस प्रोवाइड करते हैं। लेंस कौन सा हो सकता है, जैसी बीमारी वैसा लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, या फिर इसको ठीक है सॉरी, ये द्विफोकसी लेंस होने चाहिए। कभी कभी एक मनुष्य की दोनों आंखों में डिफेक्ट हो जाता है, तो दोनों तरह के लेंस यानी चश्मे में ऊपर की तरफ अवतल, नीचे की तरफ उत्तल लगा देते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए हम देखते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो बेटा 7वां प्रश्न है वो क्या है कि कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों लगाना चाहिए। यानी वांछित होना, वांछित का मतलब चाहना होता है, लगाना क्यों, यानी कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो बेटा आंसर हो जाएगा कि कोहरे के समय, किसके समय बेटा, कोहरे के समय सोडियम, यानी जो कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश का प्रयोग करने पर यह नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है। इसके अतिरिक्त इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यह तीव्रता से चारों ओर फैलता है, जिससे वाहन चालक को अच्छी दृश्य मिलती है। यानी कहने का मतलब साफ साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार जरूर करिएगा। आइए देखते हैं हमारा जो प्रश्न है बेटा 8वां प्रश्न वो क्या होता है। यानी 8वां जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 सीबीएसई में पूछा गया है। यानी विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। यानी विद्युत प्रतिरोध क्या है और इसका मात्रक लिखिए। तो आइए देखते हैं हम 8वें प्रश्न के आंसर को। जो हमारा 8वां प्रश्न है इसका आंसर है कि यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहे, तो यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहे, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। और आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना जो हमारा प्रश्न है वो बेटा 9वां प्रश्न है। यानी 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एमीटर क्या होता है। ठीक है, एमीटर क्या होता है, यानी इसकी क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, अथवा ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में, किसमें एमीटर क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर विद्युत परिपथ में एमीटर क्यों लगाया जाता है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एमीटर क्या है, विद्युत परिपथ में एमीटर क्यों लगाया जाता है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये 2015, 2016 सीबीएसई 16 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए बेटा इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका जो आंसर होगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, बहुत ही अच्छे नोट्स आपको मिल रहे हैं। ये साइंस स्टडी पॉइंट पे सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए और बेहतर करके आइए एग्जाम में। देखिए एमीटर क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा को नापा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि एमीटर क्या करता है। एमीटर जो बेटा करता है कि एमीटर जो होता है किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसको क्या करता है, ये मापता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे कि संपूर्ण धारा इसमें प्रवाहित हो पाए। यानी एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप किसी भी परिपथ में बहने वाले धारा के मान को बता सकते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 10, जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, यानी 10 क्वेश्चन नंबर 10, उसको आइए देखते हैं हम।
अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है बेटा, वो है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसके क्वेश्चनों की पूछने की सीरीज को देखिए, 2011, 12, 13, 16, 19 यानी लगातार पूछे गए। हो सकता है 2023 के भी पेपर में ये मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को हम। इसका जो बेटा आंसर होता है, इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका जो हमारा आंसर है, आइए देखते हैं। यानी इसका जो आंसर है, किसी विद्युत उपकरण की सामर्थ्य, ठीक है, किसी विद्युत उपकरण की सामर्थ्य P बराबर W/T वाट। यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध R, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी I, तथा उस पर विभवांतर क्या होगा V। तो बल्ब में T सेकंड में बह हुई जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यानी W बराबर V इंटू I इंटू T होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, V इंटू I इंटू T। तो बल्ब की जो सामर्थ्य होगी P बराबर क्या होता है, कार्य बटे शक्ति। यानी आपको पता है पावर एंड शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। यानी कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। वर्क की स्पेलिंग वर्क से W से शुरू होती है, इसलिए W, और टाइम को क्या होता है T। तो P बराबर W/T। और ऊपर देखिए W बराबर जो V इंटू IT है, W बराबर क्या है V इंटू IT। तो W का मान हम अगर यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे W का मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो W के बराबर क्या है V इंटू I इंटू T और अपान में T। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इंटू आई बराबर V² अपान R। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो I बराबर क्या होता है V, ओम का नियम B बराबर IR। तो यहां से I बराबर B अपान R। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं, या कि P प्रोपोर्शनल 1 अपान R, यानी जो शक्ति होती है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात बल्ब की सामर्थ्य यानी पावर P उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको जरूर अच्छे से तैयार करिएगा। आइए देखते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 11वां प्रश्न है बेटा, वो देखिए क्या है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है। घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है, आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। 2011, 12, 13, 16, 2020 में आई हुई ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से बेटा क्या करना है, तैयार करना है। तो इसका जो आंसर होगा उसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि विद्युत परिपथ में किसी कारणवश धारा का मान अधिक हो जाए तो परिपथ में लगे उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूब, रेडियो आदि के जल जाने या खराब होने का भय रहता है। इन उपकरणों आदि की सुरक्षा के लिए परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है बेटा, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप कोई फ्यूज बैटरी यानी कोई बल्ब बना रहे हैं या कोई शॉर्ट सर्किट टाइप का बचने से लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायग्राम देखिए, ये क्या है, एक बैटरी है। बैटरी देखिए, बैटरी का प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। आप जानते हैं जो धारा पे ये आई है, यानी ये आई प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो आई है बैटरी के धन सिरे से बहती हुई फ्यूज तार से होते हुए बल्ब तक पहुंचती है। और ये देखिए निगेटिव सिरा, जिसमें बल्ब में फिर बल्ब से निकल के ये कहाँ चली जाती है, निगेटिव सिरे में जाती है। तो ये फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये परिपथ है। ठीक है, जो ये विद्युत परिपथ होता है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए देखते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा, वो ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 12वां प्रश्न है। आइए बेटा, जो हमारा 12वां प्रश्न है वो किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। 2011 और 2012 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है देखिए क्या है, इसका जो बेटा आंसर है बहुत ईजी आंसर है, एक लाइन का आंसर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर आप तैयार करिएगा। इसका जो आंसर है देखिए, उसका आंसर क्या है बेटा, कि कोई चालक विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई चालक है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये 12वां क्वेश्चन का आंसर था। आइए देखते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 13वां प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि 1
किलोवाट यानी किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। 2011 में आया हुआ प्रश्न है। या फिर इसी प्रश्न को बेटा पूछा गया है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 2011 और 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसके आंसर को भी आप नोट करिए। इसका जो आंसर है बेटा वो है, देखिए यहां से, यानी 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित करने में व्यय होती है। यानी 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, यानी 1 घंटे तक अगर आप किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा खर्च होती है उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसको आप रट लीजिएगा, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है बेटा 14वां प्रश्न, विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति की परिभाषा लिखिए। 2011-2012 में ये पूछे गए प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। इसका जो आंसर है बेटा वो ध्यान से देखिएगा, यानी जो 14वां आंसर है वो क्या है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा वो है 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, इसकी गणना करनी है। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को। इसका जो बेटा आंसर होगा वो होगा, ध्यान से समझिए, यानी 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 होता है। और ये 60 × 60 से हम कर देंगे तो ये 36,000 आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल आ जाता है। यानी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1000, एक घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आंसर 3.6 × 10⁶ जूल आ जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है यानी जो बेटा 16वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है, 2018-2019 में ये पूछे गए प्रश्न है। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को हम। इसका जो आंसर है वो क्या है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर होता है उसको देखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। यानी देखिए आप स्विच को ऑन करते हैं तभी तो पानी ऊपर जाता है, ठीक है। जबकि विद्युत जनित्र क्या करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे जनरेटर में देखिए फिर हैंडल मार के उसको क्या करना करता है, स्टार्ट करना पड़ता है, तब आपके घर में बिजली आती है। दूसरा जो पॉइंट है, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। जबकि विद्युत जनित्र में इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत मोटर में अगर धारा की दिशा को यानी धारा की चीजों को आपको ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ को लगाएंगे, और जबकि जनित्र में अगर आपको करना होगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ को लगाएंगे। अगला जो पॉइंट है बेटा वो ध्यान से पढ़िएगा। जो अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है, इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म मतलब जोड़े में जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, बल युग्म कार्य करता है। अर्थात यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी जो विद्युत मोटर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, यानी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। जबकि विद्युत जनित्र जो होगा बेटा वो चुंबकीय क्षेत्र में यानी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अर्थात यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करिए। ये 2023 में आने वाले प्रश्न है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमारा 17वां प्रश्न बेटा वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। इन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। 2011, 2017, 2018 और सीबीएसई 2017 में ये पूछे गए प्रश्न हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आइए देखते हैं इसके आंसर को। हम देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर क्या है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए, इस बात का कि चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं।
ये तो डिफिनीशन थी। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण की। तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रमुख गुण हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो सदैव चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एक वक्र बनाती हुई अंदर जाएंगी। अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी पोजीशन नहीं जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटें। तीसरा जो पॉइंट है, चुंबक के ध्रुव निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। ठीक है, जहां पे यानी चुंबक के ध्रुव, जहां पे चुंबक के ध्रुव होते हैं, यानी ये देखिए मान लीजिए ये चुंबक है तो चुंबक का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या होंगी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी। यहाँ पे क्या होती हैं, पास पास होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यानी एक दूसरे के क्या चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है उसको ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 और 2020। फिर से काउंट कर लीजिए, 2012, 13, 14, 15, 17, 19, 20। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जरूर बच्चों आप तैयार करिए, अन्यथा आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को। इसका जो बेटा आंसर होगा वो बहुत ही इजी आंसर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो पहला है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा है, इसको जिस तरह से ये नोट्स बने हैं इसी तरह से इस नोट्स को लिखिएगा और इसी हैंडराइटिंग को आप मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में राइटिंग पे भी आपको नंबर मिलते हैं। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपको निरंतर करनी है। दिष्ट धारा देखिए, दिष्ट धारा का परिणाम परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है, यानी ये फिक्स डायरेक्शन में चलता है, कम ज्यादा हो सकता है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है समय के साथ साथ चेंज तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन यानी दिशा भी चेंज होती है। दिष्ट धारा में अगला जो पॉइंट है, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा में अगर देखें तो ये धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। यानी दिष्ट धारा आपको सेल से प्राप्त हो सकती है और प्रत्यावर्ती धारा बटा कहां से प्राप्त हो सकती है, विद्युत जनित्र से प्राप्त हो सकती है। अगला जो पॉइंट है, दिष्ट धारा में यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। जो आपके चार्जर वर्जर में होता है वो दिष्ट धारा ही होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। अगला जो पॉइंट है, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। यानी इसमें सेल में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है भैया, अलग से जितना बड़ा सेल नहीं उतना बड़ा ट्रांसफार्मर कहां से लगाएंगे आप। तो देखिए इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त करते हैं। बिना ट्रांसफार्मर की बिजली ही नहीं आएगी आपके घर में। चलिए पांचवा जो पॉइंट है वो दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी ओम के नियम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा का ह्रास अत्यधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा में बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली द्वारा बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीडियो पॉज करके जरूर नोट्स करिएगा और चीजों को जरूर वही इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करिएगा, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा वो है कि एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। 19वें प्रश्न का जो बेटा हमारा आंसर है वो क्या है कि एसी जनित्र व डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर यह है कि एसी जनित्र में दो सर्पी वलय होते हैं जो कुंडली के साथ घूमते हैं, जबकि डीसी जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर दो विभक्त वलय होते हैं जो द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं। यानी यहाँ पे वलय देखिए, एसी जनित्र में वलय होता है और सर्पी वलय होता है। एसी जनित्र में एसी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी जनित्र में क्या होता है, सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में बेटा क्या होता है, डीसी जनित्र में जो होता है वो होता है विभक्त वलय होता है, जो कि द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसको जरूर आप तैयार करिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न देखिए 20वां जो प्रश्न है बेटा वो क्या है कि डायनमो क्या है। जो हमारा 20वां प्रश्न है आप देख सकते हैं ऊपर, जो हमारा 20वां प्रश्न है, ये पेज इसलिए बेटा लगाता हूं ताकि आप लोग भटक ना जाएं। देखिए जो हमारा 20वां प्रश्न है वो क्या है, डायनमो क्या है 2019 और इसी को विद्युत जनित्र से क्या तात्पर्य, ये ही क्वेश्चन होते हैं। ये 2013 और 2015 में पूछे गए हैं। तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं।
इसका जो बेटा आंसर होगा वह यंत्र यानी इसका जो आंसर देखिए यहां पे लिखा है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र या डायनेमो कहलाता है। यानी डायनेमो वह सिस्टम है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, डायनेमो कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो बेटा अगला हमारा प्रश्न है वो ध्यान से पढ़िएगा, यानी जो हमारा प्रश्न होगा 21वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए हम पढ़ेंगे। वो 21वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। 2016 और 2018 में आए हुए ये प्रश्न हैं। तो आइए इसके इन प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, और इस प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल पाएं और अच्छे अच्छे नोट्स बना पाएं, जिससे आप यूपी बोर्ड के पेपर में बेहतरीन नंबर लाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित इकाई लंबाई के तारों में इकाई प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है, यानी इंटेंसिटी कितनी मैग्नेटिज्म है, कितनी खींचने की चुंबक की क्षमता है, उसको ये बता रहे हैं। तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित इकाई लंबाई के, इकाई का मतलब यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर या एक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी रख सकते हैं, इकाई लंबाई के तार में इकाई प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। यानी कोई 1 मीटर लंबा तार है, उस पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पे जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मतलब बल द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा वो कौन सा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। घरेलू वायरिंग में जो हमारा 22वां प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में फ्यूज का क्या उपयोग होता है। 2017 और 2018 में आया हुआ प्रश्न है। घरेलू वायरिंग में फ्यूज का क्या उपयोग है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बेटा है जो 22वें का आंसर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए। घरों तथा कारखानों में लगे विद्युत उपकरणों को जलने तथा परिपथ तारों में आग लगने से बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यानी जो घर में बहुत सारे, जैसे आपके घर में देख लीजिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होगी, एसी वेसी जो भी चल रहा होगा, अगर ज्यादा लाइट आ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इनको जलने से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आइए जो बेटा हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, वो क्या है कि विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज के तार में क्या अंतर है। 2017-2018 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न के आंसर की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या है, देखिए आप इसको समझिए कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, जबकि सामान्य तार का गलनांक अधिक होता है। यानी फ्यूज तार जो होता है हल्का सा टेम्परेचर पाएगा तो वो पिघल जाएगा, जबकि जो नॉर्मल तार होता है वो कम टेम्परेचर पर नहीं पिघलेगा। दूसरा, फ्यूज तार का प्रतिरोध नगण्य होता है, जबकि सामान्य तार का प्रतिरोध अधिक होता है। यानी फ्यूज तार क्या करेगा, जो परिपथ में धारा बह रही है उसका विरोध नहीं करेगा, जबकि सामान्य तार क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है बेटा। आइए जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, ये 2019 में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा किस दशा में या किस सिचुएशन में संभव है। एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा किस दिशा में संभव है, ऐसा किस दशा में, किस सिचुएशन में संभव है। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इस आंसर को नोट करिएगा। देखिए क्या है कि जब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। यानी इस वाले क्वेश्चन में विद्युत परिपथ एक धारावाही तार है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ये किस सिचुएशन में होगा, जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, यानी जब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा। तो बेटा ये 24 से 25 प्रश्न थे जो आपके यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं लगातार कई सालों में पूछे गए हैं। तो बेटा इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मित्रों।